स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सर्वेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की अगली कड़ी। पिछला एपिसोड तो आपने देखा ही, जिसमें हमने भाग 1 के बारे में पढ़ा, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का पूरा विवरण आपने पढ़ा। भाग 1 में आपने पढ़ा भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों का विवरण। अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है यह भी आपने पढ़ा। कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, इसका विवरण पढ़ा। 2 में किस प्रकार से नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा यह भी आपने पढ़ा। 3 में नए राज्यों की निर्माण के संबंधी प्रवर्तनों को पढ़ा। अनुच्छेद 4 में आपने पढ़ा कि 2 और 3 के अंदर जो संशोधन होते हैं वो मान्य नहीं किए जाते हैं संवैधानिक रूप से। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, और भाग 2 आप सभी जानते हैं कि क्या है। भाग 2 में किसका प्रावधान किया गया है, जल्दी से बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप सभी ने पढ़ा है ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि आज कई दिनों से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, पर बेसिक लेके चलना भी जरूरी है ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको ये पता चलता रहे कि बेसिक चीजें क्या है। भाग 1 में भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों का विवरण है। भाग 2 में है नागरिकता का प्रावधान। इस भाग से आपको बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन इतना जरूर जान लेंगे कि नागरिकता का प्रावधान क्या है और यह आपके एग्जाम के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, मैं ये भी क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, तो नागरिकता जरूरी तो जरूर है, लेकिन संविधान की दृष्टि से नागरिकता उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, पर नागरिकता का प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रोचक है। इससे आपको थोड़ा सा इतिहास में भी जाने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, तो भाग 2 में है नागरिकता का प्रावधान, और इसका जो पूरा विवरण मिलता है दोस्तों, वो मिलता है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। नोट करते चलिए, और मेरी क्लास में कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करिए, क्योंकि कई चीजें आपको नई भी मिलने वाली हैं। ठीक, ये तो ऐसे पुरानी चीजें हैं, पर नई चीजें आपको मिलती रहेंगी एकदम बेहतर तरीके से। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का प्रावधान। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नागरिकता क्या होती है? नागरिकता तो बड़ी चीज हो गई, नागरिक क्या होता है? कभी इसके बारे में आपने सोचा? सोचना चाहिए कि नागरिक किसे कहेंगे। एक छोटा सा शब्द है नागरिक। अगर इसके पूर्ववर्ती नाम की बात करें तो नगर आपने देखा होगा, नगर का नाम सुना होगा। नगर से ही निर्माण हुआ है नागरिक शब्द का। जो नगर में रहने वाले लोग थे उन्हें को क्या बोल दिया गया? नागरिक बोल दिया गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि किसी देश में कितने प्रकार के नागरिक हो सकते हैं? नहीं सोचा ना, तो आज सोचना पड़ेगा। कोई भी देश हो, भारत ही हो, मान लीजिए ये भारत है, ये कोई अन्य देश है, CDEF जो भी कहना हो आप कह सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दिल्ली, या कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। ये हमारा भारत है। ठीक, अब चाहे भारत हो या CDE में से कोई भी देश हो, इन देशों में रहने वाले नागरिकों के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः 2 ही प्रकार के नागरिक होते हैं। इसके अलावा और कोई नागरिक नहीं होते। एक को हम बोलते हैं मूल निवासी, एक होता है किसी भी देश का मूल निवासी, और एक होता है उसी देश का विदेशी निवासी। विदेशी निवासी, बस इतने का ही अंतर समझ लिए तो नागरिकता खत्म आपकी। मतलब नागरिकता की समाप्ति नहीं हो जाएगी आपकी, नागरिकता का भाग खत्म हो जाएगा। भाग 2 आपको समझ में आ जाएगा। मूल निवासी क्या होता है? किसी भी देश में रहने वाला निवासी जो जन्म से ही उस देश का नागरिक हो, जिसके अंदर देश की राष्ट्रीयता ही सर्वोपरि हो, जिसके लिए देश का महत्व सबसे अधिक हो, खुद से भी ज्यादा जो देश को महत्व दे, वही होता है मूल निवासी। इसके लिए अलग प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में कि किसे हम मूल निवासी कहेंगे, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। पर मूल निवासी क्या होगा? मूल निवासी उस देश के वास्तविक नागरिक को कहा जाता है जो वहां पे रह रहा हो, वहां पे जीवन यापन कर रहा हो। ठीक है, और विदेशी निवासी क्या होते हैं? अब जैसे कि भारत में जो लोग पैदा हुए हैं, जो लोग यहाँ के हैं, वो लोग मूल निवासी कहे जाएंगे। अब कोई नागरिक है इस देश में, अब इस देश से ये अगर भारत में आता है तो हम इस बंदे को क्या कहेंगे? यहाँ पे इसको यहाँ ब्लैक मार्क से रिप्रेजेंट कर दीजिए या रेड मार्क से। ठीक है, ये रेड वाला ध्यान दीजिएगा। ये इस देश से चल के कहाँ आया? यहाँ पे आया। तो ये तो भारत में पैदा हुआ नहीं, ना ही इसके ऊपर भारत का कोई अधिकार है, लेकिन ये रह तो रहा है भारत में ही ना, तो इसको हम बोलते हैं विदेशी नागरिक। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे विदेशी नागरिक। लेकिन विदेशी नागरिकों के भी 2 प्रकार होते हैं। अब आप सोचेंगे कि विदेशी तो विदेशी हो गया, इसके 2 प्रावधान कैसे हो सकते हैं? तो इसमें 2 कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। एक को हम बोलते हैं विदेशी मित्र नागरिक, एक को हम बोलते हैं विदेशी मित्र। अभी ये क्या होते हैं? विदेशी मित्र क्या होते हैं इनके बारे में बता रहा हूं। और एक होते हैं विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु
मूल निवासी तो मूल निवासी आप समझ ही गए, मूल निवासी किसे कहते हैं? किसी देश का मूल नागरिक, जो उस देश में जन्म लिया हो, उस देश के प्रति उसके कर्तव्य हो, जिसको सभी प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वही होता है उस देश का मूल निवासी। विदेशी निवासियों को सभी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं नहीं प्राप्त होती हैं, या कह लीजिए उसका एक हिस्सा भी प्राप्त नहीं होता है। अब विदेशी नागरिकों के हो गए दो प्रकार, एक हो गया विदेशी मित्र और एक हो गया विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र उन नागरिकों को कहा जाता है जिनके साथ किसी देश का जो संबंध चल रहा है वह पारिवारिक संबंध चल रहा हो, या मित्रवत संबंध चल रहा हो, या सकारात्मक संबंध चल रहा हो। जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कैसा संबंध है? एक मित्रवत संबंध है, इसीलिए तो हम उसे मित्र देश कहते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कैसा संबंध है? एक सकारात्मक संबंध है। तो जिन देशों के साथ किसी देश का सकारात्मक संबंध होता है और उस देश में किसी अन्य देश के नागरिक आके रहते हैं, तो ऐसे नागरिकों को बोलते हैं विदेशी मित्र। ठीक है। और जिन देशों के साथ किसी देश का विवाद चल रहा हो या युद्ध चल रहा हो, ऐसे देश के नागरिक अगर किसी देश में आकर रहते हैं, तो ऐसे नागरिकों को बोला जाता है विदेशी शत्रु। मान लीजिए ये हमारा बांग्लादेश है और ये है हमारा पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान को भी हम अपना छोटा भाई ही मानते हैं, भारत का छोटा भाई ही कहा जाता है पाकिस्तान, भले ही हमेशा बगावत के लिए उतरा हो। लेकिन अब बांग्लादेश से अगर कोई व्यक्ति भारत में आएगा तो हमारा और इस देश के साथ कैसा संबंध है? सकारात्मक संबंध है। तो ये हमारे होंगे विदेशी मित्र नागरिक। लेकिन अगर पाकिस्तान, जो कि हमेशा हमें खत्म करने की ही चाह में रहता है, किस तरह से भारत को बर्बाद कर दिया जाए, ऐसी सोच रखता है, अगर उस देश का कोई नागरिक हमारे यहाँ आके रहे तो उसको क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे विदेशी शत्रु। और ऐसे विदेशी शत्रु जो नागरिक होते हैं, इनको जब मैं अनुच्छेद 22 पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्हें अनुच्छेद 22 का कोई भी स्वतंत्रता नहीं मिलता है। अनुच्छेद 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और भारत के सभी नागरिकों को अनुच्छेद 22 का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यही उनका मूल तत्व है, उसको जानना जरूरी है। तो विदेशी जो नागरिक हैं, इनको कभी भी अनुच्छेद 22 की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है, जबकि जो विदेशी मित्र नागरिक होते हैं, इनको 22 का पूरी स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए नागरिकों के कितने प्रकार हैं। तो दो प्रकार हैं, मूल निवासी और विदेशी निवासी। विदेशी निवासी कौन होते हैं? विदेशी निवासी दो प्रकार के होते हैं, एक विदेशी मित्र कहलाते हैं और एक कहलाते हैं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे नागरिक होते हैं जिनका किसी देश के साथ सकारात्मक संबंध चल रहा हो, और विदेशी शत्रु वो कहलाते हैं जो किसी देश के साथ युद्ध के समय में लिप्त रहे हो या उनका उस देश के साथ युद्ध चल रहा हो। तो यही से शुरू होता है नागरिकता का प्रावधान। किसको मूल निवासी कहा जाए, यानी कि उस देश का नागरिक कहा जाए, या किसको विदेशी नागरिक कहा जाए। अब एक ही देश में सब लोग मिलकर रहने लगेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन मूल निवासी है और कौन विदेशी निवासी है? इसी के लिए किया गया प्रावधान किसका? भाग 2 नागरिकता का। और इसी पूरे का विवरण मिलता है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। इसके लिए दोस्तों जब आपको समझना पड़ेगा तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भाग 2 को कितने वर्गों में बांटा गया। अभी तक तो आपने इतना ही पढ़ा है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 का वर्णन है, जिसमें हम नागरिकता के संबंधित प्रावधान पढ़ते हैं। लेकिन अगर मूलतः देखा जाए तो भाग 2 को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। बस वही वर्गीकरण थोड़ा सा बता दूं आपको, वो जान लीजिए। तो इसको बांटा गया 2 भागों में। एक अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक का विवरण रखा गया। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक। इसमें आपके आ जाते हैं 4 अनुच्छेद, 5, 6, 7 और 8। और दूसरा रखा गया 9 से 11, आर्टिकल 9 से लेके आर्टिकल 11 तक के प्रावधानों को। ये प्रावधान संविधान में भारत की नागरिकता बने रहने के प्रावधानों को दिखाते हैं, यानी कि नागरिकता विषयक संबंध। नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, किस प्रकार से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, या उसके लिए आधार मूल तत्व क्या होने चाहिए, इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक मिलता है। और किस तरह से नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है, या किस आधार पर नागरिकता से संबंधित भारत में प्रावधान बनाया जा सकता है, या संसद किस प्रकार का उपबंध कर सकता है नागरिकता से संबंधित, इसी का विवरण मिलता है आपको अनुच्छेद 9 से लेकर 11 तक। तो इसमें समाप्ति से संबंधित प्रावधान है नागरिकता के, समाप्ति से संबंधित।
इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया। एक नागरिकता विषयक संबंध, यानी कि नागरिकता क्या होगी, कैसे बची रहेगी, क्या प्रावधान है, इसका हो गया। और 9 से 11 समाप्ति से संबंधित प्रावधान हो गया कि किस तरह से नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। तो अब हम एक एक आर्टिकल को साथ में लेके चलेंगे कि हम पढ़ सके अनुच्छेद 5 से लेके 8 तक का विवरण क्या है और अनुच्छेद 9 से लेके 11 तक का विवरण क्या है। क्योंकि जितना आसानी से आप समझ लेंगे इसको, उतना ही ज्यादा बेनिफिशियरी होगा ये आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट गोल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के प्रावधानों को समझते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 5 में भारत के अंदर रहने वाले मूल निवासियों की बात की गई है, यानी कि कौन सा व्यक्ति भारत का मूल निवासी होगा, इसी की चर्चा की गई है अनुच्छेद 5 में। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही यह माना गया कि किन लोगों को भारत का नागरिक कहा जाए या किन लोगों को भारत का नागरिक ना कहा जाए। तो जिस समय संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से यह प्रावधान भारत में विद्यमान है कि मूल निवासी का प्रावधान क्या होगा और विदेशी नागरिकों का प्रावधान क्या होगा। ठीक है, तो आइए भारतीय नागरिकों का प्रावधान देखते हैं। तो अनुच्छेद 5 में भारत के मूल निवासी के नागरिकता का प्रावधान है। मूल निवासी के नागरिकता का प्रावधान किसमें मिलता है? अनुच्छेद 5 में। लास्ट में आपको एक ट्रिक भी मिलेगी याद करने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से यह भाग 2 और भी आसान हो जाता है। तो अनुच्छेद 5 में भारत के मूल निवासी की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय नागरिकता की व्याख्या करने के लिए इसे कुल 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। अब इन 4 श्रेणियों को बस समझ लीजिए, अनुच्छेद 5 खत्म हो गया और यहीं से लेकर 11 तक भी आराम से खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो उस समय नागरिकता की पहचान कुल 4 आधारों पर की जाती थी। पहला आधार रखा गया कि किस तरह से कोई व्यक्ति भारत का निवासी होगा। ठीक है, पहला जो वर्गीकरण था इसी बात को लेकर था कि किस तरह से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। उसके लिए 3 शर्तें रखी गई कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको 3 शर्तों में से किन्हीं 2 शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। अब वो 3 शर्तें कौन सी थी, बस इतना देख लेते हैं। पहला शर्त था कि उस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ हो और वह भारत का नागरिक हो, यानी कि पिछले 8-10 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से वह भारत का नागरिक रह रहा हो। यह पहला कंडीशन था 26 जनवरी 1950 का। ठीक है, नागरिकता का यह पहला प्रावधान था कि उस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ हो और वह भारत का नागरिक रह रहा हो पिछले कई सालों से। दूसरा प्रावधान रखा गया कि माता पिता, ये दूसरी शर्त थी, माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक हो। यह दूसरा प्रावधान था। पहला प्रावधान था कि 26 जनवरी 1950 से पहले उसका जन्म भारत में हुआ हो या वह पिछले कई सालों से भारत का नागरिक रह रहा हो। दूसरा प्रावधान था माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अविभाजित भारत की बात हो रही है, अभी विभाजित भारत की बात नहीं हुई। और तीसरा प्रावधान यह था कि वह भारत के लिए कर्मनिष्ठ हो, भारत के लिए कर्मनिष्ठ हो। यह तीसरा प्रावधान था। तो जो व्यक्ति इन तीनों शर्तों को पूरा करता है वह क्या कहलाएगा? अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक कहलाएगा। ये भारत की नागरिकता के संबंधित 3 प्रावधान थे जो भारत, जब आप नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी बात का उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्म लिया हो या पिछले कई सालों से भारत का नागरिक रह रहा हो या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। 3 शर्तों में से कोई 2 शर्त उसको मानना अनिवार्य था। तो ऐसे व्यक्तियों को बोला गया भारत का मूल निवासी। ठीक है, उसके बाद बात की जाती है अनुच्छेद 6 की।
अनुच्छेद 6 ये दूसरा प्रावधान माना जाता है नागरिकता से, जबकि नागरिकता अधिनियम को बार बार संशोधित किया गया और 1955 से लेके अभी तक कुल 8 बार संशोधन हो चुके हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो पहला संशोधन हुआ था वह भी जान लीजिए कब हुआ था, 1957 में हुआ था पहला नागरिकता अधिनियम संशोधन 1955। इसका प्रावधान 1957 में आया। फिर उसके बाद अगला संशोधन किया गया 1985 में, फिर एक साल बाद पुनः संशोधन किया गया 1986 में, फिर संशोधन किया गया 1993 में, फिर संशोधन किया गया 2003 में, फिर 2005 में और फिर 2015 में। ये थे संशोधन। और अभी आप जान ही रहे हैं, हाल में ही करंट का मुद्दा था CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिक संशोधन विधेयक, जो कि 2019 में लाया गया CAA, जिसका सबसे पहले विरोध किया था केरल राज्य ने। तो ये कुल 8 संशोधन हुए हैं नागरिकता से संबंधित अभी तक। जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया था उसमें यह कुल 8 संशोधन अभी तक हुए हैं। तो ये 3 में से कोई 2 शर्तें पूरा करना अनिवार्य था अनुच्छेद 5 के लिए। अगर कोई व्यक्ति इन 2 शर्तों को मानता है, 3 में से किसी 2 शर्तों को, तो वह क्या होगा, भारत का मूल निवासी कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 6 की तरफ। अनुच्छेद 5 में पढ़ लिया आपने कि भारत का मूल निवासी कौन होगा। फिर 6 की बात करें दोस्तों, तो 6 का बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि कुछ लोग जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए। आपने मूवी तो देखी होगी गदर। अब यह मत कहिएगा कि सनी देओल की गदर नहीं देखी, हैंडपंप उठा के मारपीट नहीं देखा, जरूर देखा होगा आपने। तो उसी का प्रावधान है। 15 अगस्त 1947 को जो लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए, लेकिन ये डेट 15 अगस्त नहीं था, ये डेट था 19 जुलाई तक का। ठीक है, 19 जुलाई से 1948 ये डेट है। इस डेट को जरूर याद रखिएगा। ये बोला गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आए हों और लगातार 6 माह तक भारत में निवास किए हों, 6 माह तक, कितने दिनों तक, लगातार 6 माह तक बिना छुट्टी लिए कहीं ना गए हों, सिर्फ भारत में रह रहे हो, तो वो सभी लोग क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक। यानी कि अनुच्छेद 6 में बताया है पाकिस्तान से प्रव्रजन कर भारत आए हुए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से प्रव्रजन कर भारत आने वालों की नागरिकता, आने वालों की नागरिकता। भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, जबकि भारत तो हमेशा से आजाद था ना। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भारत आजाद था, 200 सालों तक गुलामी झेली अंग्रेजों की। तो 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी किससे मिली, अंग्रेजों से मिली या पाकिस्तान से मिली? आज भी यह कंफ्यूजन का विषय है। फिलहाल आजादी तो हमें अंग्रेजों से ही मिली, लेकिन विभाजन भारत और पाकिस्तान का हो गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन कर जो लोग भारत आए थे उन लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए और लगातार 6 माह तक भारत में रह रहे हो, वे सभी लोग क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है आपको अनुच्छेद 6 में। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 7, जो कि अनुच्छेद 6 से ही रिलेटेड है। अगर आपने अनुच्छेद 6 पे ध्यान नहीं दिया तो अनुच्छेद 7 आपको नहीं समझ में आएगा। अब आपने जब गदर मूवी का मैंने जिक्र किया है तो आपको याद होगा गदर मूवी में क्या होता है। फिर सनी देओल जाते हैं अमीषा पटेल को ले आने पाकिस्तान से। तो यानी कि पहले भारत में आई अमीषा पटेल, फिर उसके बाद चली गई पाकिस्तान और दोबारा सनी देओल गए कंधे पे लाद के ले आए। यानी कि उन्होंने क्या नियम अपनाया, पहले भारत आई, फिर पाकिस्तान पहुंच गई और फिर कहां चली आई, भारत। तो अनुच्छेद 7 हमें बताता है कि जो लोग आजादी के बाद खुश होकर जमीन कब्जियाने चक्कर में चले गए पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो जन्नत होगा हमारे लिए, और फिर वहां दुर्दशा का शिकार हुए और फिर भाग के भारत चले आए, इन लोगों की नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 7 में। तो आप इसको शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, भारत पाक भारत, यानी कि भारत से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से भारत करके आए हुए लोगों के संबंधी नागरिकता, प्रव्रजन की नागरिकता यहाँ पे ऐड कर लीजिए, प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता, करने वालों की नागरिकता। संविधान सभा ने यह सोचा
कि मान लीजिए कुछ लोग अगर खुशी खुशी भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जो सोच कर वो गए थे उस सोच का हनन हुआ, शोषण हुआ, उनके साथ अभद्रता हुई या उनका नुकसान हुआ और दोबारा वो पाकिस्तान से भारत चले आए जहां पे उनका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित था, तो ऐसे लोगों के प्रवर्जन की नागरिकता का प्रावधान क्या होना चाहिए, इसको ही व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 7 में। और इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी में से किसी का जन्म यदि अविभाजित भारत में हुआ हो या पंजीकरण के आधार पर वह 6 माह तक लगातार अविभाजित भारत में 6 माह तक रह रहा हो या विभाजन के बाद यानी 15 अगस्त 1947 से 19 जुलाई 1948 तक 19 जुलाई 1948 तक पंजीकरण के द्वारा वह भारत में रह रहा हो, 6 माह तक लगातार पंजीकरण के आधार पर भारत में रह रहा हो, तो ऐसे लोगों की नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, यही बताया गया है अनुच्छेद 7 में। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि जो लोग पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आ गए उन लोगों की नागरिकता क्या होगी, और अनुच्छेद 7 में यह बताता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, खूब लाभ कमाने, नुकसान हुआ, फिर भाग के चले आए भारत, ऐसे लोगों के प्रव्रजन की नागरिकता क्या होगी, इसी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 7 में। तो पहले में पाकिस्तान से आए हुए लोगों का, दूसरे में यानी कि 7 में बताया गया कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और फिर भारत भाग के चले गए। ठीक है, तो इन लोगों का प्रावधान है अनुच्छेद 7 में। इसके बाद दोस्तों इससे से थोड़ा सा संबंधित है, बस हल्का सा अलग है, ये जान लीजिए। अनुच्छेद 8, आपने एनआरआई का नाम सुना होगा, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 8 बस उन्हीं का प्रावधान करता है कि जिनके माता पिता में से कोई एक या दादा दादी में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और उनका कोई पुत्र बाहर रह रहा हो या प्रव्रजन कर गया हो, किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो भी वह भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। यानी कि वे लोग जो बाहर रह रहे हो पर उनके किसी वंश का कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, तो वो भी भारत की नागरिकता पाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और वह पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं अप्रवासी भारतीयों की नागरिकता, अप्रवासी भारतीयों के नागरिकता का प्रावधान। इसका विवरण आपको कहां मिलता है, ये मिलता है आर्टिकल 8 में। तो ये हो गया अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक का विवरण। अनुच्छेद 5 में मूल निवासियों के नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में आप पढ़ते हैं जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 में आप पढ़ते हैं जो लोग भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन कर गए उसके बाद फिर पाकिस्तान से भारत चले आए उनकी नागरिकता का प्रावधान। और अनुच्छेद 8 में आप पढ़ते हैं अप्रवासी भारतीयों की नागरिकता का प्रावधान। यह पहला वर्गीकरण था जिसमें नागरिकता के बने रहने का प्रावधान है। लेकिन अनुच्छेद 9 जब हम पढ़ते हैं, 10 जब हम पढ़ते हैं और 11 पढ़ते हैं, तो हम नागरिकता से किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है इसका उल्लेख पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 9 देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अनुच्छेद 9। थोड़ा सा समझिएगा, पूछा भी अनुच्छेद 9 और 10 से ही जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि किस प्रकार से नागरिकता की समाप्ति की जाएगी। आप यहाँ मोटे मोटे शब्दों में लिख लीजिएगा, नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान। नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान यह है हमारे अनुच्छेद 9 में, यानी कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति से भारत की नागरिकता का अधिकार छीन लिया जाएगा, वही है अनुच्छेद 9। इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 9 में है नागरिकता समाप्ति का प्रावधान, यानी कि किस प्रकार से किसी भारतीय की नागरिकता खत्म की जा सकती है। तो इसके लिए कुछ बातें बताएगी। पहला, स्वेच्छा त्याग, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जो प्रावधान है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्वेच्छा त्याग का क्या अर्थ है? कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे, मतलब कि वह चाह रहा हो, वो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करना चाह रहा हो। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप ये सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता अपने आप ही नष्ट मान ली जाती है, समाप्त मान ली जाती है। तो ये अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रहना चाह रहा हो या किसी अन्य देश में रहना चाह रहा हो और वह स्वेच्छा से उस देश की क्या ग्रहण कर ले, नागरिकता ग्रहण कर ले, तो इसको बोलते हैं स्वेच्छा त्याग। यानी कि उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया और उसके बाद से वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और है,
वह कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता का त्याग कर रहा है, अगर उसके बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि नाबालिग हैं, तो वो भी भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति जा रहा है भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर रहा है, 18 वर्ष से कम उसके जितने भी बच्चे होंगे, वो उन सबकी नागरिकता भारत में समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अगर उसका बच्चा 18 वर्ष से अधिक हो, यानी बालिग हो, तो वह भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। तो ये है स्वेच्छा त्याग का पूरा मतलब। यानी कि अगर नाबालिग है उसके बच्चे, तो स्वेच्छा त्याग के अंतर्गत उसके बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर 18 वर्ष से अधिक है, बालिग है, तो वह भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है और वह भारत का नागरिक बना रह सकता है। लेकिन उसके पिता की नागरिकता भारत की खत्म कर दी जाएगी। इसमें बच्चे की नागरिकता बचेगी, लेकिन पिता की नागरिकता नहीं बचेगी। यह है स्वेच्छा त्याग। दूसरा प्रावधान है बहिष्कृत या बहिष्कार कर देना। ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता जिनको भारत सरकार ने बहिष्कृत कर दिया है, इस वजह से बहिष्कृत कर दिया है क्योंकि वह अपने देश के लिए ही खतरा साबित हो रहे हैं, अपने देश को किसी ना किसी तरह चोट पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कर दिया भारत सरकार ने बहिष्कृत, और बहिष्कृत के द्वारा नागरिकता का कर दिया जाता है क्या, समाप्ति। यानी कि भारत सरकार ने आपका त्याग कर दिया और आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे बहिष्कार की तिथि से ही। राजा महाराजाओं की परंपराओं में आपने देखा होगा किस तरह से किसी को देश निकाला घोषित कर दिया जाता था। पंचलाइट की कहानी भी आपने पढ़ी होगी, किस तरह से उसको समाज से अलग कर दिया गया। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है बहिष्कृत नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति को किसी देश ने बहिष्कृत कर दिया या भारत ने किसी व्यक्ति को अपने देश से बहिष्कृत कर दिया गया, तो उसकी नागरिकता उसी दिन से समाप्त मान ली जाती है। अगला प्रावधान जो है, बहिष्कार के बाद एक और प्रावधान इसमें जुड़ा कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों से लापता हो भारत से बिना किसी सूचना के, अगर कोई व्यक्ति भारत से 7 सालों से लापता चल रहा हो, तो उसकी नागरिकता स्वतः क्या मान ली जाएगी, समाप्त मान ली जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार यह मान लेती है कि उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि वह भारत की नागरिक ना होने के साथ साथ वह पूरी धरती पे कहीं उत्तरदायित्व उसका है ही नहीं, विद्यमता है ही नहीं। अगर वह व्यक्ति 7 वर्षों तक बिना किसी सूचना के, चाहे भारत सरकार के, अपने परिवार के, बिना किसी सूचना के वह लापता है, तो उसकी नागरिकता भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इसी को लेकर विरोध भी हुआ था काफी। लेकिन आपने सरबजीत वाला मामला भी देखा होगा, कई वर्षों से वह पाकिस्तान की जेल में कैद था, लेकिन उसकी सूचना घर वालों को भी थी और देश को भी थी। इसीलिए सरबजीत की जो नागरिकता थी उसको समाप्त नहीं किया गया और उसे भारत का ही नागरिक कहा जाता है। भले वह प्रवास 14 से 15 साल का क्यों ना रहा हो, लेकिन वह भारत का नागरिक था क्योंकि उसे पहले से ही सूचना उसकी भारत सरकार के पास थी। तो 7 वर्षों तक अगर बिना बताए कोई व्यक्ति लापता है जो भारत का नागरिक है, तो उसकी भी नागरिकता मान ली जाती है कि समाप्त हो गई और वह भारत का नागरिक नहीं माना जाता। आप सूचना देके मैक्सिमम 12 साल तक उस देश के नागरिक बने रह सकते हैं, लेकिन बिना सूचना के आप 7 साल तक ही नागरिक माने जाएंगे। उसके बाद आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। तो अनुच्छेद 9 में है नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में किसका प्रावधान है दोस्तों? जिस प्रकार से अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 10 में पढ़ते हैं हम नागरिकता का बने रहना। नागरिकता का बने रहना, यह नागरिकता कब कब स्थायी होती है या किन किन आधारों पर भारत का नागरिकता का प्रावधान है? तो कुल 5 आधारों से भारत की नागरिकता मिलती है। वह आधार जान लीजिए, ये कुल 5 आधार हैं जिससे किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, और यह बहुत जरूरी है आपके के लिए जानना। जब आप नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे तो आपको ये 5 बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो जब पहला जो पॉइंट है इसमें नागरिकता बने रहने में, इसमें आपको यह बताया जाएगा कि जन्म से पहला जो आधार है भारत की नागरिकता का, वह जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है। यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को यदि भारत का नागरिक का अधिकार चाहिए, तो पहला होना चाहिए आधार जन्म का आधार। उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, यह एक उसका जन्म का आधार हो गया। दूसरा, वंश के आधार पे, यानी कि उसके वंश का कोई एक व्यक्ति नाना नानी तक अगर भारत के नागरिक रहे हों,
तो उसके वंश के आधार पर भी उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पहला आधार है नागरिकता प्राप्ति का कि जन्म के आधार पर उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, इस आधार पर उसे बनाया जाता है क्या, भारत का नागरिक। दूसरा है उसके वंश के आधार पर। तीसरा जो है वह है अर्जन क्षेत्र के आधार पर, यानी कि किसी देश को या किसी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर लिया गया तो उस क्षेत्र में जन्मे हुए लोगों की नागरिकता जो होगी वह भारत की नागरिकता होगी, अर्जन क्षेत्र के आधार पर। चौथा है पंजीकरण के आधार पर, यानी कि कोई विदेशी देश का नागरिक है और वह भारत में अपनी नागरिकता के लिए आग्रह करे, तो आप जानते हैं भारत में एकल नागरिकता है, बस एक ही देश का नागरिक बन के रहना पड़ेगा। तो इस आधार पर उसे पहले कराना पड़ेगा पंजीकरण, और पंजीकरण की तिथि से अगले 6 माह तक उसे रहना पड़ेगा भारत में ही बिना एक दिन गैप किए। वह अगले 6 महीने तक अगर भारत से बाहर रहता है तो उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन पंजीकरण तिथि से लेकर अगले 6 माह से 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल तक अगर वह रहता है भारत में ही तो उसको पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। याद रखिएगा, तिथि से 6 माह, कम से कम 6 माह तक लगातार उसे भारत में रहना पड़ेगा, तभी उसे भारत की नागरिकता पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी। अर्जन क्षेत्र के आधार पर भी आप जान लीजिए कि जिस क्षेत्र का अर्जन भारत ने कर लिया है वहां पे जन्म लेने वाले नागरिकों की जो नागरिकता होगी वह भारत की नागरिकता होगी। यह अर्जन क्षेत्र के आधार पर होता है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, प्राकृतिक रूप से या प्रकृति के आधार पर। अब प्राकृतिक रूप से यह अधिकार नागरिकता का इस उपबंध में बनाया गया है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं, आपके माता पिता भी भारत के नागरिक हैं और उनके माता पिता भी भारत के नागरिक थे, तो इस आधार पे आपको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, तो यह कुल 5 प्रावधान है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जब अनुच्छेद 11 हम पढ़ते हैं, लिख लीजिए इसको भी क्योंकि बहुत बड़ा प्रावधान नहीं है, तो अनुच्छेद 11 भी देख लीजिए एक बार आप। जब अनुच्छेद 11 हम पढ़ते हैं तो जिस प्रकार से नागरिकता का बने रहने का प्रावधान अनुच्छेद 10 में है, अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि संसद का नागरिकता संबंधी अधिकार, संसद का नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी कि संविधान संसद को यह शक्ति देती है कि यदि वह उचित समझे तो नागरिकता से संबंधित विधि या कानून का निर्माण कर सकती है। और उसी के आधार पर निर्माण हुआ था नागरिकता अधिनियम 1955 का। ठीक है, और अनुच्छेद 10, ये जो आप जन्म के, वंश के, अर्जन, पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं, इसी के आधार पे आया था 10 के आधार पे ही CAA, और इसको परिष्कृत करके डाल दिया गया किसमें, अनुच्छेद 11 के तहत, जिसमें संसद ने विधि बनाया किसका, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, नागरिकता संशोधन एक्ट का। ठीक, तो संसद का नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह मिलता है हमें कहां से, अनुच्छेद 11 से। संविधान संसद को यह शक्ति देती है कि वह यह स्पष्ट करे कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता भारत की नागरिकता हो, रहने दी जाए या उसको समाप्त कर दिया जाए। यानी कि अनुच्छेद 11 में आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि संसद नागरिकता को बने रहने दे सकती है या नागरिकता के समाप्ति के लिए समय समय पर नए प्रावधान ला सकती है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बने रहने का प्रावधान है और इसमें भी संसद हस्तक्षेप करके किसी व्यक्ति की नागरिकता किस आधार पर व्यक्त की जाएगी उसके लिए कानून बना सकता है। जबकि अनुच्छेद 11 में संसद का नागरिकता संबंधी प्रावधान यह बताता है कि संसद जब यह उचित समझे वह विधि का निर्माण कर सकती है नागरिकता की समाप्ति के लिए या नागरिकता के प्रावधान के बने रहने के लिए। तो अनुच्छेद 11 में इन 2 बातों का निर्णय है संसद के हाथों में। एक नागरिकता की समाप्ति का, आप जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये इसी आधार पर तय किया गया था, एक नागरिकता की समाप्ति और दूसरा नागरिकता का बने रहना। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। यह पूरा प्रावधान हो गया अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का। किस प्रकार से आपने अनुच्छेद 9 पढ़ा,
कि नागरिकता की समाप्ति किन किन आधारों पर की जा सकती है। अनुच्छेद 10 में आपने पढ़ा नागरिकता का बने रहने का अधिकार किस किस के अंतर्गत आता है, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, अर्जन, पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से। इसको मैं अलग से एक वीडियो में ये पांचों तत्वों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन पांचों तत्वों का महत्व क्या है। बशर्ते आप ये जानते रहिए कि अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहने का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 11 संविधान संसद को यह शक्ति देती है कि वह नागरिकता संबंधी प्रावधान में संशोधन करके उसकी समाप्ति से संबंधित और उसके अस्थायी रूप से बने रहने के संबंधी प्रावधानों का निर्माण या कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो दोस्तों यह पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया आपका भाग 2 का, जिसमें आपने पढ़ा नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हो दोस्तों ऐसा कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।